मेरा नाम साकेत मित्तल है। मैं एज ए सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट काम करता हूँ। जयपुर का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर और बाय एजुकेशन इंजीनियर और बाय प्रोफेशन आईटी प्रोफेशनल एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। पिछले 20 से 25 साल से मेरा करियर पाथ है आईटी में। और जो हमारी कम्युनिटी है आरोग्य सविटास, इसके अंदर हम एक्टिवली काम कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, जहाँ पे हम अलग अलग एरिया के अंदर होलसम अपनी पूरी की पूरी हेल्थ के लिए कार्यरत हैं, हमारी पूरी टीम। और इसी कड़ी में आज हम लोग सब मिलने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा अ, प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ, जिनका नाम है डॉक्टर मनोज अग्रवाल। और सर जो हैं कोटा से बिलोंग करते हैं और अभी पिछले काफी समय से जयपुर के अंदर हैं। सर एमबीबीएस एमएस हैं। पैको सर्जन हैं जो कि एक कैटरेक्ट सर्जन कहलाते हैं। लगभग 24 साल का एक रिच एक्सपीरियंस है सर का। सभी तरीके की ऑप्थेल्मिक जो प्रैक्टिस है वो करते हैं, आंखों के जो भी इलाज हैं सारे के सारे। आप में से कुछ लोग क्या गैस कर सकते हैं उन्होंने कितने ऑपरेशन कर लिए होंगे अब तक अपनी प्रैक्टिस के अंदर? मैं आप सब लोगों से आपका गैस वर्क चाहूंगा। आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे और चैट बॉक्स में लिखेंगे। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग गैस कर सकते हैं। यस, लोग हैं यहाँ पे कुछ 52 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं मुझे। 1500 प्लस, 2000 प्लस, 10K प्लस, 1100 प्लस, 5000। दीज आर ह्यूज नंबर्स जो आप लोग लिख रहे हैं। और उसके बाद भी मैं कहूंगा कि आप में से ज्यादातर लोगों ने वो नंबर कम गैस किए हैं। 2000 से ज्यादा सर्जरी, और उससे भी ज्यादा कि इतनी इफेक्टिव सर्जरी की बहुत ही कम समय में वो सर ही बताएंगे कि मतलब इवन 2 से 3 मिनट तक के अंदर सर्जरी की हुई है। इतनी फास्ट सर्जरी, उसके इफेक्टिवनेस बढ़ती है उसकी वजह से। इसके अलावा बहुत तरीके के फ्री आई चेकिंग कैंप लगाते हैं। और 3 साल के बच्चे से लेके 100 साल के एज तक के बुजुर्गों का भी ऑपरेशन किया है सर ने। और अभी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। पिछले 4 साल पहले ही हम लोग उधर जाके आए थे। बड़ा हॉस्पिटल है, मनुश्री हॉस्पिटल के नाम से, निर्माण नगर जयपुर के अंदर। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं मनोज सर को सुनने के लिए? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अपने इमोजी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। यस सर। यस, 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 बहुत सारे मैं यस देख पा रहा हूँ, बहुत सारे हैंडल्स देख पा रहा हूँ। चलिए, तो उनको बुलाने से पहले मैं कुछ मेरे पास उनके कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस आए हैं, तो वो शेयर करता हूँ। और उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग पाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे इधर नहीं ऐड कर पाया, बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए कुछ ग्लिम्स एटलीस्ट शेयर कर सकूं। तो लेट मी शेयर द ग्लिम्स। ओके, कुछ हम ग्लिम्स देखेंगे। बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स भी सर ने जीते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद की है। मनुश्री हॉस्पिटल का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के बारे में हम सुन भी लेते हैं। आई डोंट नो। आवाज नहीं आ रही। लेट मी शेयर अगेन। आवाज आ रही थी क्या? कोई कंफर्म कर सकता है? नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ नहीं रही। आए। ओके, कोई बात नहीं। मैं एक बार दोबारा से फिर से ट्राई कर लेता हूँ, अगर आवाज आती है तो।
कहाँ के रहने वाले हो? उसका और नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? हाथोज के रहने वाले हैं। अच्छा, आपने कौन सा हॉस्पिटल में आंखों का हम ऑपरेशन कराया है? मनोश्री हॉस्पिटल है, मनोज जी अग्रवाल डॉक्टर साहब के नाम है। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, कौन सी आंख का कराया था? दोनों आँख के करवाया था। अच्छा, कितनी पाँच कितनी देर में करा था उन्होंने 10 ऑपरेशन? मिनट में ऑपरेशन कर दिया था, 5-5 दिन के अंतराल में दोनों कैसी आँख के। रोशनी आई? बहुत अच्छी रोशनी आई है मेरी। आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हूँ सर मैं तो। अच्छा, आपने पहले कहीं हॉस्पिटल में दिखाया था? एक दो जगह दिखाया था मैंने, शुगर की वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ ही नहीं। फिर यहाँ अच्छा। डॉक्टर साहब ने बोला भी मैं शुगर का पेशेंट को मैं देखता हूँ, मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। तो मेरा बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। थैंक यू। राइट, सो और भी मेरे पास कुछ वीडियोस हैं। लेट मी ट्राई कि अगर वो चला पाता हूँ मैं। अभी मैंने पेटर्न्स देखो कि एक आई का तो ऑपरेशन कराया था। मुझे दिखने में बहुत सालों से, करीब 15-20 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। नज़दीक का मैं कुछ देख नहीं पाती थी, लैपटॉप वगैरह में घुस घुस के देखना पड़ता था। जब मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि उम्मीद तो कम है, लेकिन मैं फिर भी आपको ना 3 लाइन तक रोशनी दे सकता हूँ। मैंने कहा चलो कुछ नहीं, कुछ से थोड़ा बहुत होने से थोड़ा बहुत होना अच्छा होता है, इसलिए मैंने ऑपरेशन कराया। लेकिन अभी मेरे ऑपरेशन को आज हुए चौथा दिन हुआ है और मैं चेकअप कराने आई थी। तो उन्होंने मुझे 3 बताई, लेकिन मैं 6 लाइनें पढ़ पा रही हूँ। तो मैं डॉक्टर आपके ऑपरेशन से हर चीज़ से बहुत खुश हूँ। और बहुत अच्छे से उन्होंने कोऑपरेट किया मुझे, बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दवाइयों का बाहर डाल दिया हो। मेरी उन्होंने फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए मुझे मतलब कम से कम में मुझे बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं आराम से अभी अपना दूर का पास का सब अच्छे से पढ़ पा रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ आगे मेरी ज़िंदगी ऐसी अच्छी चलती रहेगी। अब इसी उम्मीद से मैं दूसरी आँख का भी ऑपरेशन करवाऊँगी। ये मनुश्री हॉस्पिटल है, डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी से मैंने अपना ऑपरेशन कराया है। बोलिए। मैं दीपिका पारिक, संगरिया, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। और मैं यहाँ पे कम से कम साल भर से आ रही हूँ। मेरे को आई डायबिटिक भी था और मैं मनुश्री हॉस्पिटल में आ रही हूँ। और मेरे रेटिना की जांच भी हो रही है ओसीटी मशीन से, जिसमें पहले काफ़ी ब्लड था रेटिना पे, और अभी विदाउट इंजेक्शन मेरा कंट्रोल है। काफ़ी मेरे को रिलीफ है। और यहाँ के स्टाफ डॉक्टर साहब मनोज जी अग्रवाल का बहुत अच्छा व्यवहार है। और मैं साल भर से कहीं और नहीं जा रही हूँ, नहीं तो पहले बहुत जगह मैंने चेकअप करवाया, बहुत जगह गई भी हूँ, मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आने पे मैं एकदम सेटिस्फाई भी हूँ और मुझे रिलीफ भी है। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, सो आई एम श्योर अब सभी लोग और जबरदस्त यहाँ पे एक्साइटेड हो चुके होंगे। तो आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा ऑन स्टेज डॉक्टर मनोज अग्रवाल सर। वेलकम सर। वेलकम सर। गुड इवनिंग गुड आप इवनिंग। सभी को। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस स्टेज। और मैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज अग्रवाल, जयपुर से। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक तो डायबिटीज पे है और एक एंटीऑक्सीडेंट के बारे में रहेगा। तो मैं कुछ पहले जर्नल इंफॉर्मेशन, पहले तो आई एन एनाटॉमी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्लाइड आई एनाटॉमी। ये अपनी सिंपल आई का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जिसमें सबसे ऊपर आईलिड होती है, पलके जिसको बोलते हैं। फिर सबसे आगे जो सेंटर के अंदर अपने को एक ब्लैक पार्ट दिखता है, वो कॉर्निया कहलाता है। वो बेसिकली जो ब्लैक स्ट्रक्चर है वो ब्लैक नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है। और उसके पीछे जो है, फिर लेंस आएगा। उससे उससे पहले एक आइरिस आएगी। देन जो कॉर्निया की कंटिन्यूटी के अंदर ही जो एक वाइट सी लेयर अपने को बाहर से, जो अपनी आंखों के अंदर व्हाइट वाला स्ट्रक्चर दिखता है,
उसको स्क्लेरा बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे कोरोइड होता है, और उसके जस्ट नीचे रेटिना होता है, जो अंदर की तरफ अपने को रेड रेड, और ये जो इसके अंदर स्ट्रक्चर में रेड कलर का आपको दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे एक येलो येलो सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो रेटिना हो गया। और एक पीछे जो ये पूरी एक आई बॉल है, ये लगभग 24 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। और पीछे एक लास्ट में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो इसकी एक टेल जैसी दिख रही है, वो ऑप्टिक नर्व होती है। आई का जो फंक्शन होता है मेनली सेंसरी फंक्शन है, केवल एक इमेज बनाने का है। और जो ऑप्टिक नर्व होती है, ये इमेज को ब्रेन तक ले जाती है। आई में एक तो कॉर्निया और एक लेंस, दोनों मिलके इमेज बनाने का काम करते हैं। और ये जो इमेज बनती है वो रेटिना पे जाके फोकस होती है, और बीच का जो एक अपने को होलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो विट्रस कहलाता है। वो अंडे में जैसे व्हाइट जेली होती है, पानी पानी की तरह स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और एक अंदर जो एक गोला सा ब्लूइश पार्ट अपने को एक दिख रहा है, वो लेंस है। जो एक बेसिकली इसको जो नेचुरली अपने को भगवान से मिलता है, भगवान का दिया हुआ, वो एक क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। जब कैटरेक्ट, ओल्ड एज के अंदर कैटरेक्ट आ जाता है, तो कैटरेक्ट बनने के कई कारण है, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन है स्नाइल कैटरेक्ट, एज रिलेटेड होता है। तो उसके अंदर इस लेंस के पार्ट को, जो सेंट्रल पार्ट को हटा के अपन एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। तो ये बेसिकली ये है, रेटिना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि मैंने बताया कि आई सेंसरी ऑर्गन है, 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। रेटिना सबसे अंदर का पार्ट हो गया, सेकंड उसके अंदर कोरोइड होता है, और सबसे ऊपर होता है स्क्लेरा। स्क्लेरा आउटर मोस्ट पार्ट है, कोट है, बेसिकली आई आई को अ, एक तरीके से होल्ड करने का काम करती है। ठीक है। और रेटिना जो होता है, वो न्यूरॉन्स का नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है केवल। उसमें तंत्रिका तंत्र का गुच्छा है, और कोरोइड के अंदर केवल वेस्कुलरिटी है, उसमें केवल ब्लड वेसल्स होती हैं। आई का सेकंड जो है, नहीं नहीं नहीं, रेटिना कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर, ये मैंने बता ही दिया। आई आई में केवल इमेज बनाने का काम करती है आई, और जो देखने का काम करती है वो ब्रेन करती है। अपन ये कहें कि आई से हम देखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ब्रेन ब्रेन उसको परसीव करती है, ब्रेन से हम देखते हैं। इसमें जो इमेज बनती है जस्ट उल्टी बनती है आई के अंदर। जैसे मान लो अपन एक पेन सीधा रखा हुआ है, तो आई उसको जस्ट इन्वर्टेड इमेज बनाई। जो अपने लेंस होता है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो इसमें रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, जो जो अपने लाइट फिजिक्स की प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आई हैज डिफरेंट पार्ट, कॉर्निया, लेंस, आइरिस, कोरोइड, स्क्लेरा, ऑप्टिक नर्व, ये सब मैंने बताई दिए स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें जो लेंस और कॉर्निया है, वो एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है। मतलब जो लेंस है, अपना लेंस, उसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, कोई उसको का कोई संचारण नहीं होता। कॉर्निया को भी कोई संचारण नहीं होता। तो इनको, लेंस को तो अंदर जो एक्वस ह्यूमर, अंदर अंदर जो अपने आई के अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं, उससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है। और कॉर्निया को भी अंदर जो फ्लूइड सर्कुलेट होता है उससे मिलता है। और दूसरा, एयर से भी उसको ऑक्सीजन मिलती है कॉर्निया को। आई हैज मेजर एंड माइनर वेसल्स फॉर द ब्लड सप्लाई, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आई आई में मेजर वेसल्स भी होती हैं और माइनर वेसल्स भी होती हैं। तो अपनी, बिल्कुल लाइक अपनी बॉडी की तरह, माइनर वेसल्स, जैसे अपने एक घर के अंदर पाइपलाइन बिछी रहती है, उसमें बड़ी पाइपलाइन होती है, छोटी पाइपलाइन होती है। उसी तरीके से छोटी वेसल्स होती हैं, बड़ी वेसल्स होती हैं। ठीक है। तो माइनर वेसल्स इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है केवल किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में। ठीक है। और आई के अंदर
इसकी माइनर वेसल्स होती हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले ये इन्वॉल्व होगी, जैसे जैसे अगर किसी को बीपी है, शुगर है, तो ये वेसल्स लीक होने लग जाएंगी। और कोई भी डिजीज आई में सबसे पहले रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मान लो बीपी का कोई पेशेंट है, लंबा लंबा टाइम हो गया, तो उसकी ये ब्लड वेसल्स लीक होने लग जाएंगे, उसकी आंखों में ब्लड के छोटे छोटे क्लॉट्स आने लग जाएंगे। वो वो चीजें सेम उसी तरीके से होंगी जैसे कोई किडनी किडनी के पेशेंट में होंगी, हार्ट के पेशेंट में होंगी, ब्रेन में होंगी। तो आई का एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है कि अपन उस चीज को देख के ये पता लगा लेते हैं कि पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या चल रही है। मोस्ट ऑफ द सिस्टमिक डिजीज रिफ्लेक्ट इन द आई। लगभग लगभग हर हर बीमारी आंख में जाके अपना रिफ्लेक्ट करती है। जैसे बीपी है, शुगर है, सब आंखों को रिफ्लेक्ट को इन्वॉल्व करती है। इवन ट्यूबरक्लोसिस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है। और भी कई, जैसे प्रेगनेंसी हुई। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इन सब के जो इफेक्ट्स होते हैं वो सब आई में जाके रिफ्लेक्ट होते हैं। अच्छा, अब एक चीज और है कि अपने दो आई दी है भगवान ने। तो इसकी एक इम्पोर्टेंस है कि ये जो फील्ड ऑफ विजन है और डेप्थ ऑफ विजन है, दोनों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक आई का जो फील्ड होता है, मतलब उसकी जो चौड़ाई अपन देखते हैं सीधा देखते हुए, वो कितने डिग्री तक देख सकता है, तो एक आई 120 डिग्री तक देख पाती है, और दोनों आई मिलके 150 डिग्री तक। तो अगर अपन जैसे सपोज कोई एक 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 जना गाड़ी चला रहा है, तो उसको आम इधर साइड की भी चीजें उसको दिखती है, तो वो उसका फील्ड ऑफ विजन हुआ। डेप्थ डेप्थ अगर कोई डेप्थ का मतलब हो गया कि कोई, जैसे सपोज एक पेड़ है और पेड़ के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई दूर एक कार खड़ी हुई है, तो हम दोनों आंखों की वजह से ये पता लगा पाते हैं कि वो कितनी दूरी पे है। कई बार सिंगल आइड पेशेंट, मान लो एक आई जिसकी खराब हो गई है, तो उसके लिए डेप्थ ऑफ विजन और फील्ड ऑफ विजन दोनों ही अफेक्टेड हो जाएंगे। विदाउट आईज चाइल्ड कैन नॉट वॉक। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन पेशेंट्स की बचपन में विजन कम है, या मान लो एक बच्चा है जिसके दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, पीडियाट्रिक कैटरेक्ट, तो वो बच्चा तब तक नहीं चल पाएगा जब तक उसको विजन डेवलप नहीं हो जाएगा। मतलब अगर किसी किसी बच्चे को मोतियाबिंद है, तो वो तब तक नहीं चल पाएगा जब तक उसका मोतियाबिंद हटा के उसको विजन विजन रिस्टोर नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, मान लो एक 5 साल का बच्चा है और उसकी विजिबिलिटी कम है, तो उसका आईक्यू भी अच्छा नहीं होगा। जिन बच्चों की विजिबिलिटी अच्छी होती है, उनका आईक्यू, उनकी लर्निंग पावर, उनकी अदर एक्टिविटीज भी बहुत अच्छी होंगी। तो इस हिसाब से आई एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, और स्कूल स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन इस चीज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हर स्कूल में 6 महीने या साल भर में एक आई चेकिंग कैंप लगता है। अब ये बात अलग है कि स्कूल उसको कितना सीरियसली लेते हैं और वो उस चीज को करवाते हैं। तो हर हर माँ बाप को चाहिए कि अपना जो बच्चा है उसका 7 साल से पहले, इवन मतलब 5 से 7 साल के बीच में आई चेकिंग जरूर करवाएं। क्योंकि 7 साल के बाद विजन डेवलपमेंट नहीं होता है, 7 साल तक ही विजन डेवलप रहता है। अगर किसी बच्चे के -3 का जैसे सपोज चश्मा लग रहा है, और वो किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, या उसका विजन कम है, और उसको टाइमली अगर चश्मा दे दिया जाएगा, तो उसका विजन ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा, और उसका उसकी एक्टिविटीज और वो सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। इसमें टीचर का एक इम्पोर्टेंट रोल, या पेरेंट्स को ये चीज देखनी चाहिए कि बच्चा जब टीवी देख रहा है तो वो पास जाके देख रहा है, कोई स्कूल से गलत लिख के तो नहीं ला रहा, या किसी ऑब्जेक्ट, या वो पढ़ने में बिल्कुल कॉपी के पास जाके उसको झुक के पढ़ रहा है। तो एक ये इंडिकेट करता है कि हाँ, उस बच्चे की आई वीक हो सकती है, तो डॉक्टर के पास जाके आई जरूर चेकअप करवाएं। कॉर्निया इज कनेक्ट टू एटमोसफियर, ये वाली मैंने बता ही दिया है। ठीक है।
आई इज अफेक्टेड बाय वेरियस सिस्टमिक डिजीज, ये मैंने बता ही दिया था, डायबिटीज और हाइपरटेंशन से। फिर अब इनको आगे अपन थोड़ा सा और देखेंगे। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो ओपीडी में चश्मे से रिलेटेड आती है वो या तो हाइपरमेट्रोपिया से है, या मायोपिया से, या प्रेसबायोपिया से। अब एक बार मैं इनको बता देता हूँ, मायोपिया क्या चीज है, हाइपरमेट्रोपिया क्या चीज है, और प्रेसबायोपिया क्या चीज है। पहले तो मैं प्रेसबायोपिया को बता देता हूँ कि प्रेसबायोपिया ये होता है कि 40 साल के करीब हर लगभग हर हर व्यक्ति के नजदीक का चश्मे की रिक्वायरमेंट होने लग जाती है। तो वो दूर के लिए तो अगर वो पूरा देख रहा है, या दूर का कोई भी चश्मे का नंबर है, उसके बावजूद भी उसको नजदीक के चश्मे की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तो वो प्रेसबायोपिया होगा। ये मसल्स की वीकनेस की वजह से आई की नॉर्मल जो मसल्स होती हैं वो एज एज बढ़ने के हिसाब से वो वीक होनी चालू हो जाती हैं, तो वो प्रेसबायोपिया है। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। मोस्ट कॉमन जो है इन दोनों में से, ऐसा लगता है कि मायोपिया मोस्ट कॉमन है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया इज मोस्ट कॉमन। मतलब कि दूर का देखने के लिए प्लस नंबर के चश्मे की रिक्वायरमेंट होती है, और मायोपिया में माइनस नंबर के चश्मे की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हाइपरमेट्रोपिया में जो अपनी लेंस है वो इमेज पीछे बनाता है रेटिना के बैक में जाके, और मायोपिया में लेंस का कर्वेचर थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से वो इमेज आगे की तरफ बनाता है, तो उस हिसाब से चश्मे के नंबर चेक करके दे दिए जाते हैं। इसके अलावा भी कईयों में स्फेरिकल नंबर होते हैं और एक सिलेंड्रिकल नंबर होते हैं, तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से चेक करके वो दे देता है। मोस्ट कॉमन आई सिम्टम्स जो ओपीडी में आती हैं वो रेडनेस, वाटरिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, मतलब आंखों का लाल होना, पानी गिरना, आंखों में किरकिराहट, रेती सी आंखों में इस तरीके का लगना, दर्द होना, हेडक होना, ईचिंग होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं। रेडनेस कई कारण होते हैं। कई बार ड्राइनेस की वजह से भी रेडनेस होती है, इन्फेक्शन हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ठीक है। कई बार कैटरेक्ट पक जाता है, उसकी वजह से भी रेडनेस हो सकती है, वाटरिंग हो सकती है, ठीक है। यूवीआइटिस एक बीमारी होती है, उसकी वजह से हो सकती है, पेन हो सकता है, ठीक है। फॉरेन बॉडी सेंसेशन कई कई कारण है, आपका किस तरीके से वर्किंग स्टाइल है। मोस्ट जैसे जो विंडी ड्राई क्लाइमेट के अंदर काम करते हैं या एसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो उनमें ड्राइनेस की समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है, उनमें फॉरेन बॉडी सेंसेशन ज्यादा होगा, इस तरीके की फीलिंग ज्यादा आती है। इसके अलावा भी कई बार कोई फॉरेन बॉडी वास्तव में गिर जाती है तो होता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपरली डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, उसमें डॉक्टर अपना दवाई डालता है, आंखों को पूरा एग्जामिनेशन करता है, और फिर उस चीज को देखता है कि वास्तव में कारण क्या है। हेडक बिल्कुल हो सकता है कि अगर आपका प्रॉपर नंबर नहीं दिया हुआ हो, या कोई ओवर करेक्टेड लगा रहा हो प्लस, कई बार प्लस की जगह माइनस का लगा लेता है, कई बार माइनस की जगह प्लस का लगा लेता है, इस तरीके का भी कंप्लेंट देखने को आती है। नंबर भी प्रॉपर नहीं निकले हुए होते हैं, तो वो सब चीजें हैं, ठीक है। ये या कई बार आपके स्पेक्स से आप उसको अवॉइड करते रहते हैं, तो हेडक होने लग जाता है, आई स्ट्रेन करने लग जाती है, तो आपको प्रॉपर लगाना चाहिए उस चीज के लिए चश्मे का नंबर। आई इज कवर्ड ऑफ लिड्स, ठीक है। हमारे दो पलकें होती हैं, एक ऊपर की पलक और नीचे की पलक। इसमें अंदर की साइड में लेयर होती हैं जो रोटेट करके, अंदर से रोटेट करके कंजक्टिवा के ऊपर तक जाती है, और इसका उसको कंजक्टिवा बोलते हैं, और इसके इन्फेक्शन को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, जो अक्सर आई फ्लू, जिसको कई बार आई फ्लू हो जाता है तो उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली कपड़ा, हाथ, पानी आंख में नहीं लगाएं, ठीक है। कभी आप अपना एक बार, कभी आप उसको फ्रीक्वेंटली टच कर रहे हैं और दूसरे से शेक हैंड कर रहे हैं, इस तरीके से कोई हैंकी वगैरह टच नहीं करें।
तो स्प्रेडिंग होने का डर रहता है। ये सब चीज नहीं करना है। आप कोई अपनी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स जब आप डाल रहे हैं तो शेयर ना करें। पता लगे कि घर में कई बार 2-3 जनों को हो जाता है, तो एक ही ड्रॉप से कई बार अपन पैसा बचाने के चक्कर में उसी उसी ड्रॉप से 2-3 जने शेयर कर लेते हैं। तो वो भी ना करें। पता लगे कि जिसके नहीं है उसको भी हो जाएगा, तो वो सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। एक बार आई फ्लू हो जाए तो पानी से आंखों को नहीं धोना चाहिए, क्योंकि वाटर उसको एग्रीवेट कर देता है थोड़ा सा। या आप धोना चाहते हैं तो फिर क्लीन पानी जो हाइजीनिक हो, जैसे आरओ का पानी हो गया या बॉइल्ड वाटर हो गया, उससे करें। टैप वाटर जो आपका अ, पानी आ रहा है उससे न धोएं। थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक रेटिना की पिक्चर है जिसके अंदर रेटाइनल वेसल्स दिखाई हैं। यहाँ पे आर्टरी भी होगी, वेन्स भी होंगी। दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वेन्स। बीच में एक एक चंद्रमा जैसा, जो मून जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो ऑप्टिक नर्व है। जिसमें जिसमें सभी जाके जो फर्स्ट आई की पिक्चर में अपन ने देखी थी टेल लाइक स्ट्रक्चर, तो वो ऑप्टिक नर्व है। इट इज अ बंडल ऑफ नर्व्स, जो नर्व्स का एक गुच्छा है जो पीछे तक ब्रेन तक चला जाएगा क्रॉस। आपस में ये जब जब क्रॉस दोनों आंखों की ऑप्टिक नर्व जाएंगी तो बीच में से एक जगह से क्रॉस करके अपोजिट ब्रेन को सप्लाई करती है। और एक ये फोबिया दिया हुआ है, ये फोबिया वर्ड। यहाँ पे मैक्सिमम रोशनी होती है। यहाँ पे इसके चारों ओर एक ब्राउनिश शेडो दिख रही है, तो मैक्यूला, ये स्ट्रक्चर कहलाता है मैक्यूला। इसमें रॉड्स एंड कॉन्स होती हैं, जो सेंसिटिव जो सेल्स होती हैं। रॉड्स नाइट में देखने के लिए हेल्पफुल होती हैं, और कॉन्स डे में होती हैं और कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। कुछ एनिमल्स में रॉड्स ज्यादा होती हैं, तो वो जैसे जैसे जो लाइक जो नाइट के अंदर लाइक ये लायंस वगैरह, उनमें रॉड्स की संख्या ज्यादा होगी। या आउल हो गया, उनमें रॉड्स ज्यादा होंगी। और जो डे डे विजन वाले होते हैं उनमें कॉन्स ज्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें सेम वही है नॉर्मल रेटिना के इसमें, और यहाँ पे कुछ ब्लड के हेमरेजेस दिखाए हैं। हेमरेजेस होने के कई कारण हैं। आर्टरी से भी ब्लड आ सकता है, वेन से भी ब्लड आ सकता है। इवन एनीमिया, मतलब अगर अगर किसी के हीमोग्लोबिन की कमी है, 4 ग्राम हीमोग्लोबिन से जब कम हो जाता है, ये पिक्चर मेरे हिसाब से 4 ग्राम हीमोग्लोबिन से कम होने पे आई के अंदर हेमरेज आ जाएगा। तो ये उसकी होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे जब भी बीपी, हाँ, हाइपरटेंशन, ये यहाँ पे हार्ड एक्सुडेट्स दिखाए दिखाए गए हैं हाइपरटेंशन के अंदर। इट इज ए कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स हैं। तो इसमें यहाँ सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे हाइपरटेंशन के अंदर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल जम गए हैं, ये आप देख रहे हैं येलो येलो कलर के, जिस पे व्हाइट मार्क भी है। इसी तरीके से आर्टरीज के अंदर जो हमारी शरीर की नॉर्मल आर्टरीज में है, उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं। तो हर मेडिसिन वाला डॉक्टर इसलिए आई के पास रेफर करता है, चाहे बीपी का हो चाहे शुगर का हो, तो उससे ये एक जनरल कंडीशन का पता लग जाता है कि अभी किस कंडीशन में चल रहा है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि आर्टरीज, ये वेन जा रही है ऊपर की तरफ, उसके साथ साथ छोटे छोटे ब्लड के क्लॉट, ब्लड डॉट्स ये दिख रहे हैं इसमें। नेक्स्ट। ये डायबिटिक रेटिना है, जिसमें सेम वो कोलेस्ट्रॉल की पिक्चर है, जिसमें ये येलोइश कोलेस्ट्रॉल जम गया है, और ब्लड ब्लड के डॉट्स भी इसमें चारों ओर नजर आ रहे हैं। तो ये डायबिटीज डायबिटीज की पिक्चर है। तो ये प्री पॉलिफ्रेटिव और दो तरीके की होती है। अब डायबिटीज में जो प्रोग्नोसिस किस तरीके का होगा, मतलब क्या क्या कंडीशन होगी एक एक नॉर्मल इंसान की
डायबिटीज से क्या कंपैरिजन करेंगे, मतलब एक डायबिटिक पेशेंट को। तो पहली चीज है ड्यूरेशन। अगर मान लो शुगर आपकी कंट्रोल भी है, मतलब शुगर का आपका एक नॉर्मल लेवल होता है 80 to 120, नॉर्मल इंसान का फास्टिंग 80 होनी चाहिए, और जो है पीपी मतलब पोस्ट प्रेंडल 120 के बिलो होनी चाहिए। वो डायबिटीज को डायग्नोसिस कब करेंगे, या तो 3 बार रेंडमली अपन ने टेस्ट किया है उसका, तो 126 उसकी शुगर है, या एनी एपिसोड अपन ने एक बार उसका शुगर चेक किया और 200 के ऊपर एक बार आया, तो वो लेबल लगा दो उसके कि वो डायबिटिक पेशेंट है। 200 201 आ गया मतलब वो डायबिटिक हो गया, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब कि एक पेशेंट ने शुगर कंट्रोल करी है, उसका लगातार शुगर कंट्रोल चल रहा है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है। तो ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट चीज है, यंगर पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि उसको एक लंबे समय तक ड्यूरेशन जीना है। तो उसके लिए टाइट शुगर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, शुगर पेशेंट को कभी भी टबैको स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग, स्मोकिंग इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। उसमें रेटिनोपैथी, इसको जो अभी अपन कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं उसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो उन उन पेशेंटों में बेसिकली क्या होता है कि 6 टाइम्स मोर कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं। मतलब ये कि जो 6 साल बाद आपको कॉम्प्लिकेशन अराइज होना है, वो स्मोकर हो, डायबिटिक पेशेंट अगर स्मोकर होगा तो अगले साल वो कॉम्प्लिकेशन आना चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर किसी को किडनी किडनी की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, तो ये बीमारी और स्पीड से बढ़ेगी। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है आपकी, लाइफ स्टाइल अगर अगर बिल्कुल आप आलसी किस्म के हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी फिर ये कॉम्प्लिकेशन रेट और बढ़ने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर रेटिनल डिजनरेशन की एक पिक्चर दिखाई है। ये आप ये देखिए, रेटिनल डिजनरेशन इस तरीके से है जैसे कोई एक इंसान शर्ट पहनता है और उसकी शर्ट धीरे धीरे घिसती चली जाती है। इसमें दो दो कारण हैं, दो तीन कई कारण है वैसे तो, लेकिन मेनली दो कारण है। या तो कॉन्जेनाइटल है, उसकी एबनॉर्मलिटीज, मतलब जेनेटिकली इस तरीके की है पिक्चर कि उसके पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से चली आ रही है, या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है, तो इस तरीके की रेटिनल या एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो रही है, तो रेटिनल डीजनरेशन होने की चांसेस है। इसलिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम उसमें ट्रीटमेंट पार्ट पर देते हैं। नेक्स्ट, ये तो अपन ने देख लिया है जनरल चीज। अब इसके बाद थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो सब फैक्टर्स जिसमें ऑक्सीजन जनरेट होती है। जैसे मान लो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, या मैं एक्सेसिव वर्क कर रहा हूँ, या ज्यादा भाग रहा हूँ, ठीक है, एक्सपोजर टू यूवी सनलाइट है, इस तरीके से है, हाई हाई एनर्जी लाइट में हूँ, मेरी या पॉली अनसेचुरेटेड फैटी डाइट है, तो ऑक्सीजन उसमें ज्यादा जनरेट होती है। और ऑक्सीजन, जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है बेसिकली, वो ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो वो क्या करेगा, वो किसी भी टिश्यू से जाके रिएक्ट करेगा और उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, वहां पे उसको डैमेज कर देगा। अब एंटीऑक्सीडेंट वहां पे क्या करते हैं कि उसको प्रोटेक्ट, टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अपनी बॉडी बॉडी के कोई भी अंग है, उसका टिश्यू है, वो जो आपका ऑक्सीजन है उसको न्यूट्रल कर लेते हैं और अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। फैक्टर्स सच एज
हाई लीड टू एक्सेसिव जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये चीज बताई दी है मैंने। डाइटरी सप्लीमेंट, जैसे डाइटरी सप्लीमेंट में आप क्या ले सकते हो, कैरोटीनॉइड है, एंथ्रोसाइनिन है, विटामिन ए वाले, जो ये दोनों विटामिन ए की चीजें बता रहे हैं। ये एक लिटरेचर है, रिजल्ट जो थीसिस थी उसका उसका आउटकम बताया जो अमेरिका के अंदर हुआ है। उसमें ये बताया गया है कि विटामिन है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी विच में बेनिफिट टू रिटेनिंग बेटर विजन, जिनसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और बेटर विजन आपका आएगा, एंड रिवर्सिंग विजन इम्पेयरमेंट, और कई बार विजन जो आपका आपका कम हो गया है उसको भी हेल्प करता है। High concentration of carotenoids such as lutein, zeaxanthin decrease the risk of developing age-related macular ये जो डिजीज है, जो मैक्यूला की डिजीज है, इसमें जो अभी रेटिना के अपन ने पार्ट में देखा था फोबिया के चारों ओर, इस इसमें ल्यूटिन और जियाजेंथिन देने से मैकुलर डिजीज एआरएमडी होती है ओल्ड एज के अंदर, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो विटामिन ए से रिलेटेड आप चीज दीजिए। एंथ्रोसाइनिन एंड विटामिन प्ले रोल इन ट्रीटमेंट इन प्रिवेंशन ऑफ ऑप्थेल्मिक डिजीज। एंथ्रोसाइनिन मतलब जो ब्लू कलर की जो चीजें हैं खाने में, जो बेरीज हुई, ब्लूबेरीज, इस तरीके की जो चीजें हैं, वो आपकी आई आई के डिजेनरेशन को रोकती हैं। सेफ्रॉन, जो सेफ्रॉन एक्सट्रैक्ट मतलब केसर की जो पत्तियों से एक्सट्रैक्ट निकाला है, उन्होंने इंट्राओकुलर प्रेशर इन ग्लूकोमा पेशेंट, ठीक है। तो एक सेकंड। हाँ, इसमें जो सेफ्रॉन का एक्सट्रैक्ट था, ये इन्होंने ग्लूकोमा पेशेंट में दिया, तो ये नॉर्मली इनको ग्लूकोमा पेशेंट में हेल्पफुल होता है। बिलबेरी एक्सट्रैक्ट जो है वो लेंस और रेटिना में हेल्पफुल रहता है, एज वेल एज एलिवेट द सिम्टम्स ऑफ ड्राई आई। इसके अलावा ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है वो ड्राई आई में हेल्पफुल होता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ बीटा कैरोटीन अपन देते हैं तो वो कैटरेक्ट फॉर्मेशन को रोकता है। तो इस तरीके से जो सभी एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल अपने आई में अच्छी तरीके से है। और ये मान लेना कि इनका एंटीऑक्सीडेंट का कहीं रोल नहीं होता, कई कई जने सोचते हैं कि ये तो जस्ट लाइक ए फेक होते हैं, तो ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इनको प्रॉपरली यूज करिए, इसको मतलब एक एक बैलेंस डाइट की तरह एक इस्तेमाल करिए। सभी चीजें आंखों के लिए और अपनी पूरी बॉडी के लिए बड़ी यूजफुल हैं और काम की हैं। नेक्स्ट। अब इसमें ये चीज बताया इसमें वही चीज बताइए कि एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन ए, सी, ई जो है ये बॉडी के लिए हेल्पफुल है, हेल्थ को इम्प्रूव करती है, एंटी कैंसरस है, डायबिटिक, आर्थराइटिस, स्ट्रोक, इम्यून डेफिशिएंसी, हार्ट डिजीज, इन सभी में हेल्पफुल होती है। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स क्या होते हैं कि जो ये फूड बेसिकली रेडिकल्स, जो भी अपनी बॉडी में रेडिकल्स जनरेट होते हैं, उनको जाके न्यूट्रल करते हैं और अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, स्किन हेल्थ वगैरह के अंदर हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट। इनको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? जो हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड होंगे उनमें चमक होगी, वो बिल्कुल डल नहीं होंगे, जैसे अपने पुराने फ्रूट्स हो जाते हैं रखे हुए, वो मुरझाए हुए से हो जाते हैं, वो चीज नहीं होगी, उनमें एक चमक होगी, तो वो हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे। सेकंड पॉइंट है, एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट सेफ है? बिल्कुल सेफ हैं, अगर वो प्रॉपर मात्रा में लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा हो गई कि विटामिन ए मेरे लिए फायदेमंद है तो 4 गोली मैं सुबह खा रहा हूँ और 4 गोली शाम को खा रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। आपकी उसकी जो प्रॉपर डोजिंग होगी उसी तरीके से आपको लेना होगा।
आपको पता लग गया कि ये मेरी आंखों के लिए अच्छा है, तो आपने सोचा कि अ, उसको मैं एक्सेसिव यूज कर लूं, तो वो पता लगे कि आपको फायदे की जगह नुकसान देना चालू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट। विटामिन ई एंड कैरोटीनॉइड्स। विटामिन ई जो है वो बेसिकली जो जितने भी सीड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, उनमें आपको मिलेंगी। जैसे सीड्स हुआ, नट्स हुआ, एवोकाडो हुआ, मस्टर्ड्स, पंपकिन, स्पाइनेट, सनफ्लावर सीड्स, ब्रोकोली, इन इनमें होता है ये बहुत बढ़िया विटामिन ई का बेसिकली है, न्यूरो डिजनरेशन के अंदर बड़ा काम का होता है। ये कोई भी नर्व्स आपकी डीजनरेट होती है, डिमेंशिया में काम की है, ब्रेन ब्रेन में अल्जाइमर्स डिजीज होती है, उसमें डीजनरेशन मतलब नर्व का डीजनरेशन होने को रोकती है ये विटामिन ई। तो विटामिन ई से संबंधित आप चीजें खाते हैं तो आपके लिए एक फायदेमंद है। इवन स्किन में फायदेमंद होता है, ब्रेस्ट कैंसर में हो गया। ठीक है, तो विटामिन ई की चीजें मतलब सभी सभी चीजों में फायदेमंद है। और कैरोटिनॉइड्स अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया। बेसिकली जितनी भी कलर्ड चीजें हैं, चाहे वाटरमेलन, ठीक है। फिर एंटीऑक्सीडेंट के कुछ सोर्सेज बताएं, जैसे एप्पल हो गया, गार्लिक हो गया, बेरीज, चेरीज, ठीक है, पीनट्स, एग हो गया, फिर सिट्रस फ्रूट है, टमाटो है, ये क्या नाम है, ब्रोकोली, ठीक है, बीन्स, ये सब चीजें इस पिक्चर में दिखाई गई हैं, ये सब काम की है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट में यही ब्रोकोली, बेरीज, गार्लिक, ग्रीन टी और टमाटो ये दिखाया गया है। इनके अलग अलग यूजेस बताए गए हैं। इसके अलावा जैसे अब जो ये यूजेस हैं, ये एमवे के डायरेक्ट न्यूट्रलाइट में मौजूद हैं। कई बार आप बाहर से नहीं ले पाते हो, तो आप एक एक ही बार में आपको ये यहाँ पे सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाएगी। बिलबेरी विद ब्यूटिन अच्छा प्रोडक्ट है। आपको इसकी 2 टैबलेट लेनी है, सुबह शाम आप ले लीजिए, आई के लिए बहुत अच्छी है। इसमें जो मैरीगोल्ड से निकला हुआ है, और एंथ्रोसाइनिन और ब्लैक करंट, विच आर स्पेशल टू आई हेल्थ, ये आई हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी चीज है। इसके अलावा जो मल्टी कैरोटीन है, इसमें लाइकोपिन है, जो टमाटो से निकला हुआ एक्सट्रैक्ट है। इसके अलावा ल्यूटीन है, जो मैरीगोल्ड फ्लावर से है। तो ये दोनों ही हाईली एंटीऑक्सीडेंट है और आई के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये प्रोटीन पाउडर है। ये बेसिकली आपको इसमें 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको 10 ग्राम के बराबर बॉडी में सर्व कर रहा है। और रियर टीयर आपकी हर दिन आपको बॉडी में प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। हर दिन आपके एंजाइम्स जो प्रोटीन से बने हुए हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज आपकी बॉडी में चल रही है, हर दिन टूट रही है, बन रही है, तो उसमें हेल्प कर रहा है। तो डायरेक्ट सोर्स है, आपको बहुत अच्छी चीज है। आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की बहुत आवश्यकता होती है, आपको लगातार डायरेक्ट सोर्स मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा न्यूट्रीलाइट ये डेली प्लस है। इसके अंदर ये 24 विटामिन और मिनरल हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसको मतलब इसके जो ट्रेंड्स है, गो टू कूला, एसिरोला, चेरी एंड पर्पल कैरोट एंड एल्डरबेरी। तो ये आपको न्यूट्रीलाइट डेली भी बेसिकली आंखों के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा यहाँ पे मधुनाशनी ये नीचे दिया हुआ है। ये बेसिकली आप ये शुगर को कंट्रोल करने के काम में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। अभी जैसे डायबिटीज में केवल एक शुगर ही नहीं बढ़ती, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है।
इसमें शुगर के साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसको डिसलिपिडीमिया बोलते हैं। तो वहां पे जाके आपको ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगी। इसके अलावा आपके पैनक्रियाटिक फंक्शन में हेल्प कर रही है कि अ, आपका जो है बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन सीक्रेट करने में हेल्प कर रही है, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल कर रही है। इसके अलावा जो लोग ले रहे हैं उनका इम्यून बूस्टर भी कर रही है। आपकी आपको बीमार आपको लगेगा कि जब मैं लगातार इसको ले रहा हूँ तो पहले की तरह अब बीमार नहीं पड़ रहा, मेरी कोई हीलिंग प्रॉपर अब अच्छे ढंग से हो रही है, स्टेमिना पहले से अच्छा बढ़ गया है। बेसिकली ये है। इसके अलावा ओमेगा ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 का बेसिकली रोल हार्ट के लिए तो है ही, आई के अंदर जो है वो ड्राइनेस में बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। टीयर डिसफंक्शन, जिन जिन लोगों के आंखों ड्राइनेस की आ रही है, टीयर डिसफंक्शन हो रहा है, उनमें ओमेगा 3 वो लोग लेते हैं तो उस चीज से ये जो ड्राइनेस वाली कंप्लेंट जो मिलती है वो ज्यादातर वेस्ट ऑफ द राजस्थान पार्ट में ज्यादा मिलेगी, जहाँ पे जैसे बीकानेर वाला इलाका है, जैसलमेर है, वहाँ वहाँ पे थोड़ा मरुस्थली ड्राई एरिया है। कौंडिया जैसे या नागौर वाली बेल्ट पे आप जाएंगे, वर्कर्स थोड़ा सा धूप में ज्यादा काम कर रहे हैं, अपन लोग तो फिर भी अंदर बैठ के काम करते हैं। वहाँ पे ये लोग जिस तरीके के एनवायरनमेंट में लोग बाग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उनकी कॉर्निया काफी खराब हो जाती है। तो वहाँ पे ये आपको ओमेगा 3 बहुत हेल्पफुल मिलेगी। थैंक यू। मे बी कुछ इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वंडरफुल वंडरफुल। कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं सर, ये तो इतना इन्फॉर्मेटिव था कि हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग है जो कि फेसबुक पे लाइव हुई है, और उसको बार बार देखना चाहेंगे। इट वाज ट्रूली इन्फॉर्मेटिव। इतनी सारी जानकारी आपने इतने छोटे सेशन के अंदर दी, और वो भी इतनी साधारण भाषा में जिसको मुझे लगता है हर कोई समझ पाया होगा। कुछ एक चीज टेक्निकल रही, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी सबको जो उसका क्रक्स है वो बहुत खूब से समझ में आया है। और आई एम 100% श्योर, इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबके मन में कुछ कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे। और कुछ प्रश्न मेरे पास हैं जो कुछ लोगों ने भेजे थे। तो मैं पहले वो प्रश्न पूछना चाहूंगा, और जी उसके जी। बाद बाकी सारे लोगों को मैं एक एक करके या तो वो चैट में डालेंगे या इनवाइट करूंगा, और हम समय को देखते हुए अगले 15 से 20 मिनट में कोशिश करके सेशन को खत्म करेंगे। तो सर, कुछ क्वेश्चन मेरे इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि हर कोई आज जो है आंखों में कोई समस्या होती है, कई बार ऐड लगे होते हैं कि फ्री आई चेकअप, और वो जो लोग चश्मे बनाते हैं वहां पे फ्री आई चेकअप करके नंबर लेके और लगवा लेते हैं। आप क्या कहते हैं, कितना सही है वो ऐसा करना? कई बार लोग करते फ्री हैं। फ्री आई चेकअप तो ठीक है, लेकिन आप किसके पास जा रहे हो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। आप पता लगे क्यों प्रैक्टिस के पास जा रहे हो तो वो तो चश्मा बेचने के लिए बैठा है। जी। आप डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे, आप एक पढ़े लिखे वर्ग वर्ग में हो आप। अब वो वाला टाइम तो रहा नहीं जब 1970 के जमाने में आदमी को जब डॉक्टर नहीं मिलता था, आज की तारीख में हर जगह अवेलेबल है। तो आपको फर्स्ट चॉइस तो ये है कि डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो। जी 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 जी। अगर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आप जा ही नहीं सकते, तो फिर एटलीस्ट फर्स्ट चेकअप तो आपका डॉक्टर के पास होना ही चाहिए। होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि वहां पे जाके आप केवल चश्मे का ही नंबर नहीं निकल पाते, कई चीजें आपको उससे रिलेटेड भी आपको रिलेटेड और भी पता चीजों लगता है। की जी। जानकारी। जी, वो कई बार दवाई डाल के एक्चुअली वो चेक करते हैं कुछ अलग अलग चीजें, जिसके बाद एग्जैक्ट नंबर निकल के आता बिल्कुल, जैसे आज है। डायबिटिक का पेशेंट आया तो मैं केवल उसको चश्मे का नंबर ही नहीं दूंगा, मैं उसको डायबिटीज के बारे में भी बताऊंगा और कई चीजें उसको बताऊंगा, राइट। ताकि उसके लिए हेल्पफुल रहेगी क्या रिस्क है क्या नहीं है। जी। जी एक चीज जो मेरे को लगता है कि हर घर के अंदर है, और वो एक आगे समस्या बनने वाली है, वो है स्क्रीन। आज इस समय भी हम सब स्क्रीन के आगे हैं, और बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं हम स्क्रीन के ऊपर, बहुत सारा समय बिताते हैं। कुछ हम जैसे आईटी प्रोफेशनल हैं वो स्क्रीन के आगे कम से कम 10-12 घंटे रहते हैं।
और मोबाइल के आगे सभी लोग रहते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी हैं। उनको लेके आप कोई भी रिकमेंडेशन कि किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं आने वाली डिजीज को, या कौन सी सावधानियां हैं जिसको बरत सकते हैं, या कोई चीज आंखों में डालने की है, बंद करने की, वॉट एवर जो आपको लगे वो आप थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो ये सब गैजेट्स, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, ये सब जो है बेसिकली इनमें यूवी रेस निकल रही है। तो ये बेसिकली डैमेज कर रही है आपके टीयर को, टीयर डिस्फंक्शन कर रही है। तो आपका जो मैक्सिमम रिकमेंडेशन टाइम है वो 2 आवर्स है, सब मिला के। चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे चाहे आपका लैपटॉप हो, आपको 2 घंटे अगर फिर भी आपको इससे ज्यादा यूज करना पड़ता है, तो आपको आर्टिफिशियल टीयर्स आती है, कुछ मार्केट में अवेलेबल है, जैसे रिफ्रेश टीयर्स है, ऑप्टिव है, इस तरीके की कुछ ड्रॉप्स हैं। और भी जो भी अपने ब्रांड के हिसाब से लेना चाहे तो वो मैक्सिमम यूज करें। और बीच बीच में आई को रेस्ट दें, लगातार आप करते हैं तो उस समय बाद आई पेन करने लग जाएंगी। शुरू शुरू में यंग एज में तो आप उसका लोड ले लेते हैं, लेकिन फिर आगे चल के प्रॉब्लम होना चाहिए। जी जी जी। और एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से पूछूंगा, बाकी बाकी लोगों से लूंगा, कि हम लोग देख रहे हैं खास करके दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन रहता है, और जयपुर में भी, बल्कि सब जगह आजकल पोल्यूशन बहुत है। बल्कि कई बार हम बाहर जाके आते हैं तो आंखें ऐसी जलन सी होने लगती है। तो उसको लेके आईज के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट है, और उससे भी बचने का या उसको प्रोटेक्ट करने का हमारे पास क्या बेहतरीन तरीका है? इसमें बेसिकली तो आप अपना जो सन ग्लासेस हैं वो आप लगा सकते हैं। ऐसा मतलब थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का सन ग्लासेस आप यूज करिए, ग्लासेस की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो। एकदम ऐसा नहीं कि 100 रुपए का अपन जो आजकल अ, दुकानों में बाहर लटके रहते हैं, लोग बाग लगा लगा लेते हैं। केवल अच्छे के लिए नहीं, थोड़ा सा ब्रांड की वैल्यूज को भी देखते हुए आप थोड़ा सा अच्छा देखिए। और ग्लासेस तो ये हो ही गया, बाकी तो पॉल्यूशन से आपको बचना है। मतलब कोई भी आप हेलमेट या आप अगर कार में हैं तो वेल एंड गुड है ही। इवन इसके बाद आप आके अपनी आईज को वॉश करिए। वॉश करते वक्त आप टैप वाटर ना यूज करके थोड़ा सा आरओ पानी या कोई भी स्टराइल वाटर यूज करिए, ताकि आप वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना हो पानी। पता या लगे कि आप टैप वाटर एक अ, वो कॉन्टामिनेटेड है और आप उसको यूज कर रहे हैं, तो वो इसके अलावा फिर आप टीयर्स ड्रॉप, जो आर्टिफिशियल टीयर्स जैसे मैंने बताया, तो आप वो थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली यूज करिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी जी, थैंक यू सो मच सर। अब मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ। व्हाट इज टू बी टेकन फॉर फ्लोटर्स आफ्टर कैटरेक्ट ऑपरेशन? उसके ये लिए फ्लोटर्स बेसिकली विट्रस डीजनरेशन की वजह से आता है। उसमें काली मक्खी सी घूमती हुई नजर आती है, जैसे कोई काला मच्छर मक्खी इस तरीके से घूमती हुई आती है। ये ऑपरेशन से पहले भी आती थी या ऑपरेशन के बाद आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसमें नेपाफ्लाम टाइप कुछ ड्रॉप्स आती हैं। और अवॉइड फ्लोटर्स, उन फ्लोटर्स पे ध्यान नहीं लगाना, उनको उनको आपको अवॉइड करना है। बच्चों एक की ये आंखों क्वेश्चन, के लिए कुछ स्पेशल टिप्स प्लीज, संतोष पारिक जी ने ऐसा हाँ लिखा है। उसमें बेसिकली विटामिन ए सी वाली जो चीजें हैं, एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें हैं तीनों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे थोड़ा सा फोकस करिए। और बाकी तो आई क्लीनिंग बता ही दी है मैंने, जी जी किस जी। तरीके से आपको करनी है। मीना शर्मा और जी ने प्रॉपरली पूछा है प्रॉपरली रीजन चेक, फॉर। हाँ सर, सॉरी सर, कुछ आई बोल को रहे थे। मतलब अगर छोटा बच्चा है तो उसको 7 साल से पहले एक बार डॉक्टर को आई विजन टेस्टिंग जरूर करवाएं, बहुत जरूरी है। एक बार अगर अगर मान लो उसका विजन कम रह गया तो फिर वो परमानेंट लाइफ लॉन्ग कम रह जाएगा। उसको एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। तो इसलिए 5 से 7 साल के बीच के अंदर बहुत जरूरी है। स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम में भी होता है, लेकिन अब स्कूल इतना ध्यान देते नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं। तो राइट राइट। आप लोगों जी को जी जी इसलिए अटेंटिव करना चाहिए। जी। रीजन फॉर हिचिंग, आई थिंक ईचिंग एंड जलन के लिए पूछा है। काफी जनरलाइज सा क्वेश्चन है मीना शर्मा जी का। जी,
ईचिंग और बर्निंग बेसिकली वर्किंग क्या करते हैं, वो लैपटॉप या कंप्यूटर यूजर ज्यादा है। तो ईचिंग के लिए तो ओलोपेटाडीन टाइप ड्रॉप आती है, ओलोपेटाडीन। शायद मेरे को हियरिंग भी कर रही होंगी, तो ओलोपेट नाम से आती है, ओलोपेटाडीन आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो टीयर्स ड्रॉप है, वो ये दोनों आप डालिए, पानी कम से कम लगाइए। बाकी मेरा कांटेक्ट नंबर है ही। हाँ, तो सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन भी लोगों ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आप उनके थ्रू डॉक्टर मनोज सर का नंबर ले सकते हैं। आप कहेंगे तो लास्ट में इधर टाइप भी कर देंगे, तो उनको कांटेक्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी यहाँ पे ज्यादातर हम जनरल क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। बहुत पर्सनलाइज्ड अगर किसी का है तो मुझे लगता है कि इतनी सी देर में ना तो सर कुछ बता पाएंगे और ना ही आप उनको अपनी प्रॉब्लम इतनी जनरलाइज्ड वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ कॉमन क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सर, ओल्ड एज में लेंस डलवाने के बाद भी आंखों में रेगुलर दर्द का कारण क्या रहता है? कई बार कई बार ड्राइनेस भी उसका लेंस डलवाने के बाद कारण रहता है। कई बार सर्जरी किस तरीके की हुई है, फेको हुई है या SICS हुई है। कई बार लेंस मैटर, जब अपन सर्जरी करते हैं तो लेंस मैटर छूट जाता है। तो या प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो बहुत सारे कारण हैं। लेंस किस तरीके का डला है, अगर ऑपरेशन सब कुछ सही है तो फिर अमूमन नहीं होता है। लेकिन फिर भी ओल्ड एज, कितनी ओल्ड एज है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हो जाता है, कोई ऐसा कोई विशेष ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ ड्रॉप्स दे दी जाती है, जैसे टीयर ड्रॉप्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ डायलेटर्स हैं, तो वो ठीक हो जाता है। आशा जी का हैंड रेज है। आशा जी, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? मैं आपको एक बार अनम्यूट कर देता हूं अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। मेरा क्वेश्चन था ग्लूकोमा और कैटरैक्ट में क्या डिफरेंस है। हाँ, ग्लूकोमा आंख में प्रेशर बढ़ जाने को बोलते हैं। ठीक है। और कैटरेक्ट कैटरेक्ट इज ए ओपेसिटी ऑफ द लेंस, इज ए कैटरेक्ट। लेंस का धुंधलापन हो जाना या सफेद हो जाना, वो मोतियाबिंद होता है। ग्लूकोमा में आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। और मोतियाबिंद में, अच्छा, कई बार मोतियाबिंद के पकने की वजह से भी ग्लूकोमा प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इसलिए टाइमली ऑपरेट करा लेना चाहिए। दो तरीके का ग्लूकोमा होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा और नैरो एंगल ग्लूकोमा। ग्लूकोमा ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है ग्लूकोमा में। जी। ये ओके। मतलब डिपेंड करता है, पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। हम करते हैं, ट्रेबेकुलेक्टोमी बोलते हैं उसको, ऑपरेशन को। और कैटरेक्ट के साथ भी इन्वॉल्व करके भी करते हैं। उसको फेको ट्रैप बोलते हैं। मतलब लेंस भी कर देते हैं और ये ट्रैप वाला ऑपरेशन भी होता है, दोनों का सम्मिलित ऑपरेशन। थैंक यू सर। हाँ, अ, मेरे विश्वास। एक गेस्ट है प्रेशर कितना है? मनीषा। प्रेशर कितना है? सॉरी आंखों आंखों का प्रेशर कितना है? सर। ऐसा मुझे पता नहीं है, मैंने अच्छा, आपने जनरल पूछा है, ठीक है ठीक है। जनरल पूछा। सर, मेरी एक ठीक है, गेस्ट आई है मनीषा, उनका भी कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स पूछिए। में, तो वो पढ़ के सुना दीजिए सर। हाँ, मैं पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं। विश्वास, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आप पूछ सकते यस, हैं। थैंक यू फर्स्ट ऑफ पूछिए। ऑल मनोज सर, बहुत ही शानदार सेशन। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम। और एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे जनरली हम लोग स्क्रीन पे बहुत ज्यादा टाइम बिता रहे होते हैं, तो कई बार मैंने पढ़ा है कि ब्लू लाइट को जो रोकने वाले एक स्पेक्स आते हैं, तो क्या वो लगाने चाहिए और कैसे चूज करने चाहिए उस। तो आइडियली आइडियली कोई ऐसा कोई रोल नहीं होता है। केवल एडवर्टाइजमेंट का बहुत ज्यादा वो है। लेकिन फिर भी आप एंटी रिफ्लेक्टिंग ग्लासेस नॉर्मली, ब्लू रेज के अपन चक्कर में ना पड़ के, सिंपल एंटी रिफ्लेक्टिंग जो सिंपल कोटिंग वाले ग्लासेस हैं वो आप ले सकते हैं। बाकी तो फिर एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, तो इन्होंने इतना ज्यादा ऐड कर दिया ब्लू रेज का कि ओके। वो जो नॉर्मल चीज है वो भी नजर नहीं आ रही है। जी जी, बाकी ठीक है उसका सर। कोई ऐसा थैंक यू। बेनिफिट नहीं है। अगर फिजिक्स की बात करें तो ऐसी कोई कोई चश्मा या ऐसा कोई ग्लास नहीं हो सकता जो अ, अगर अगर आप लाइट को बात करें तो लाइट 7 कलर्स से मिलके बनी हुई है। अगर उसका ब्लू पार्ट जी। आप रोक दोगे तो डिफ्रेक्ट हो जाएगी, लाइट डिफ्रेक्ट हो जाएगी। हाँ ठीक है। जी। जी जी। सागर सर भी बता देंगे फिजिक्स में। तो वो तो मल्टी कलर्ड हो जाएगी आप अगर ब्लू कलर रोक दोगे तो उसका।
जी। व्हाइट लाइट को, तो वो परसिस्ट ही नहीं कर सकते। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज जस्ट मिथ है, और नॉर्मल आप बोल रहे हैं एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस यूज किए जा सकते बिल्कुल बिल्कुल हैं। नॉर्मल। ओके, फिर थैंक यू। अदरवाइज आपको 100% ट्रांसपेरेंसी चाहिए। भाई जो मैं देख रहा हूँ वो 100% होना चाहिए। अब आपको कोई चीज रोक देगी तो 98%, 97%, अब उसकी ट्रांसपेरेंसी भी तो कम होती चली जाएगी। जी, तो वो श्योर, चीज है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे रह गया था वो मैं पूछ लेता हूँ। रिसेंटली आई गॉट आई बैरेज ऑन 11 September एंड फ्रॉम टुडे माय विजन इज नॉट बेटर। आई एम यूजिंग ओकोवाना आई ड्रॉप डिपेंडेंट एंड आई मिस्ट। आरडी उनके उनके पर्दा पर्दा उखड़ा हुआ है। आरडी का केस है। रिटेनल बैरेज हुआ है ना उनका। जी। कहाँ पे करवाया था? आई थिंक ये अगेन वेरी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है मनीषा जी। आपको नंबर हम अभी दे देंगे तो आप बाद में बात कर सकते हैं। अभी फिर भी आप अगर चाहेंगे तो एक बार, चलो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप एक बार पूछ लीजिए। हेलो। हाँ जी अ, बताइए। हाँ जी डॉक्टर नमस्ते। डॉक्टर जी मैं गुड़गांव से हूँ और यहाँ पे सेंटर फॉर साइट है, वहाँ पे जस्ट नॉर्मल चेकअप के लिए मैं गई थी। तो विजन के साथ साथ अभी मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था कि रात में मुझे फील हो रहा था कि मेरे को चश्मा वियर करना चाहिए। सो आई जस्ट टेकन द नॉर्मल आई चेकअप एंड डॉक्टर सजेस्ट मी after diluted my eyes and they has done 3-4 times my eye checkup, then doctor said me that आपको आई वराज लेजिक कराना है और आपके रेटिना में होल्स हैं। एंड उसके बाद उन्होंने मेरा क्या कहते हैं एक सीपी किया है, कलर फोटो टेस्ट उन्होंने मुझे किया है एंड उसमें उन्होंने मुझे वाइट पार्ट दिखाया है जिसमें उन्होंने बोला ये होल्स होते हैं एंड इसको हम लेजिक से कवर अप करेंगे और आपकी आईज बेटर हो जाएंगी। अगर आप 3 मंथ्स तक नहीं कराते हो तो आपको इन फ्यूचर तो आपको इसको कराना ही होगा। तो उसके बाद देखो, डे में मेरा जो विजन था वो पूरा क्लियर था, बट नाइट के लिए जब भी मैं स्क्रीन पे काम कर रही हूँ या लैपटॉप पे काम कर रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा -0.75 काइंड ऑफ मेरा नंबर आया था लास्ट टाइम जब मैंने किया था। 11 सितंबर से पहले जब मैंने आई चेकअप 3 मंथ्स पहले जब मैंने कराया था तो इतना मेरा -75 आया था। तब मुझे थोड़ा सा अब फील ये होने लगा था कि मेरे को चश्मा वियर कर लेना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आईज। बट आईज बराज करने के बाद मेरा विजन अभी क्लियर नहीं है। अप्रॉक्स 1 मंथ कंप्लीट हो गया है एंड उन्होंने मुझे एक आई मिस्ट जेल दिया हुआ है फॉर द ड्राई आईज एंड उन्होंने एक ओक्यूवाना आई ड्रॉप्स मेरे को डेली यूजेस 3 मंथ्स के लिए उन्होंने मुझे रिकमेंड करी हैं। बट इन द 1 मंथ उन्होंने उन्हें बोला था इट्स अ वेरी माइनर सर्जरी एंड आपका कवर अप ये 15 डेज में, किसी का देर से होता है 20 डेज में आपका हो जाएगा। बट अभी जितना भी मैं यूज कर रही हूँ आई ड्रॉप्स एंड आई मिस जेल वो मुझे इतना बेनिफिशियल नहीं लग रहा और मुझे कुछ विजन में क्लियरनेस भी नहीं है। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि ये मतलब जो प्रोसेस है माइनर सर्जरी है या बिगर सर्जरी है, इट्स ओके, बट द थिंग कि मेरी आईज पहले सॉरी ठीक थी मनीषा अब। जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। दिस इज वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड। मैंने नंबर डाला है, आप डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस विल एक्सीड द टाइम ऑफ दिस प्रोग्राम। दिस इज वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग। आई डोंट वांट कि सभी लोग आपके इस प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे डिस्कशन के अंदर पार्ट बने। तो आप डॉक्टर साहब से पर्सनली आप बात कर सकते हैं। आई हैव पुट इन द नंबर। आई एम सॉरी अबाउट दैट। किसी का और लास्ट एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन मैं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी वी हैव एक्सीडेड द टाइम। डॉक्टर साहब का और सभी का टाइम इम्पोर्टेंट है। सो मिस्टर जोतवानी जी हैं आप। अगर आपका कोई पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा, कोई जनरल क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Yeah, can I ask? हाँ जी, यस। No, it's not personalized. I just want to know from the doctor sahab, what are the general precautions one should take if he or she has undergone cataract surgery recently? आपकी अभी सर्जरी हो गई है जी। तो आप उसमें कोई ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। आप बेसिकली आई नथिंग टू टच आईज विद हैंड वाटर एंड एनीथिंग। कितना दिन हो गया आपकी सर्जरी को?
एक आंख को तो अराउंड 3 months एंड अनदर आई अबाउट 1 month. 1 मंथ तो अब कुछ भी नहीं है, अब तो आप नॉर्मल हो चुके हैं। आप अपना So नॉर्मल no, I रूटीन just don't सब know कुछ। any general precautions one should take. That's what. नथिंग टू टच आईज विद हैंड वाटर एंड एनीथिंग, बेसिकली दिस इज Okay, जनरल प्रिकॉशन। okay, है okay, ना, okay. आंखों को किसी भी चीज से बार बार छूना नहीं है। टचिंग, कई बार अपनी रबिंग करने की हैबिट होती है, कोई हैंकी टच करता रहता है, ये सब चीजें नहीं करनी है। आपको अपना नॉर्मल रहना है, जैसे अपन एक नॉर्मल डेज में रहता है। कई बार Okay, okay. पोस्ट ऑफ अपनी एक हैबिट सी हो जाती है कि बार बार उसको टच करना है, उस Yeah, और कौन, yeah. तो वो सब चीजें नहीं होना है, नॉर्मल नॉर्मल। Okay. Thank you, sir. Thank you. ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। उनको और भी अपन हम बता देता हूँ, मैं सब। शॉर्ट में 2 मिनट में कुछ हिंट दे देता हूँ। जी जी, प्लीज सर। ठीक है जी, सुन रहे हैं मेरे को? जी। मनीषा जी, हेलो। हाँ, बेसिकली आपका हेलो। चश्मे का नंबर कितना था मनीषा जी? चश्मा एज ए रेगुलर आई एम वेयरिंग -75। नहीं नहीं, पहले आपका कोई लेसिक थोड़ी हुआ है। लेजिक हुआ था मेरा, आई का हुआ था चश्मा हटाने का, जो वो हुआ था 13 में। तब मेरा चश्मे का नंबर था -3.25। ठीक है, उसके बाद उनको होल दिखे थे उसके अंदर, और आपका बैराज कर होल दिया था आफ्टर उन्होंने। 10 इयर्स। अभी 13 में मेरा जो चश्मे का सर्जरी हुई है, वो तो चश्मा हटाने की सर्जरी हुई थी। अभी ठीक है, आफ्टर द 10 इयर्स इन द 24 दोबारा से उन्होंने मुझे आई बराज सर्जरी के लिए कंसिडर किया था। ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब अपन रेटिना में कभी भी बैराज या कोई भी लेजर डालते हैं, बेसिकली लेजर क्या होती है, हीट होता है। तो रेटिना के जिस जिस पार्ट में भी जाके वो शॉट्स देंगे, तो वहां पे वो उसको सील तो कर देगा, लेकिन वो उस जगह का एरिया को डैमेज कर देगा। जैसे मान लो आपकी एक फ्लोर है, उस जगह की टाइल को मेरे को जमीन से चिपकाना है। मैंने वहां पे एनर्जी तो जनरेट डाल दी, लेकिन वो उस जगह पे ब्लैक स्पॉट बन जाएगा, तो वो आपको एक डिस्कम्फर्ट हो सकता है कि वो फीलिंग रहती हो। फिर भी आप मेरे को एक बार अपने पेपर से एक बार सेंड कर दीजिएगा, तो मैं मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो भी है। ठीक है। ठीक है। और थैंक यू। कोई एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो ले मैं सकते हैं। पर्सनली आप सब हैं तो विटामिन ए जो है प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देना चाहिए। ये थोड़ा सा आप न्यूट्रिटिव वैल्यूज को आप ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि विटामिन ए टेरेटोजेनिक इफेक्ट देता है। मतलब वो आपके प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे बच्चे के ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन के जो स्कल का फ्यूजन होता है उसको फ्यूज नहीं होने देता है। तो ब्रेन की साइज बड़ी, मतलब ब्रेन का मतलब स्कल की साइज बड़ी हो जाती है। तो ये इसका साइड इफेक्ट होता है। तो विटामिन ए से संबंधित कोई भी चीजें प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ध्यान रखें अपने। आपकी कोई जैसे मेडिसिन जो न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स है उनको देते हुए भी किसी प्रेग्नेंट फीमेल को अवॉइड करें। ओके। इसके अलावा खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें अपने को पता ही है कि जो भी कलर्ड चीजें हैं उनमें विटामिन ए का सोर्स ज्यादा है, तो उनको थोड़ा सा कम कम रखें या अवॉइड करें। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन है, अब उनमें जैसे लाइक लीवर इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, कलेजी, ठीक है, कॉड लीवर ऑयल, तो ये वाली चीजें भी उस समय नहीं देनी है, अवॉइड करनी। ओके। तो ये वेरी। कई बार अपन प्रेगनेंसी में बच्चा हेल्दी होगा, ये जी। होगा, इस चीज में उसकी आईज बड़ी अच्छी हो जाएंगी, तो ये अपन ये सोच के दे देते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने को अवॉइड करना है। और कोई राइट। क्वेश्चन? महेश कुमार जी का हैंड रेज है, एक बार मैं उनको भी अनम्यूट कर देता हाँ हूँ। जी, हाँ। महेश कुमार जी। सर नमस्ते सर। मेरा हम्म, सर क्वेश्चन था कि मेरे को दोनों पलकों के ऊपर सर टेंट्रफ टाइप रहता है 10-12 साल से, काफी टाइम में भी। इसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। जी सर जी। डैंड्रफ, डैंड्रफ लाइक मटेरियल डिपॉजिट ऑन द आईलिड, ठीक है। जी तो सर। ईचिंग होती है, आपका सिर सिर में भी डैंड्रफ रहती है, तो आपके पास एंटी डैंड्रफ शैम्पू है एक, तो सबसे पहले उससे आप बालों को साफ करिए।
सर अब तो सर ठीक बालों है, में नहीं है, लेकिन ये सर इन्फेक्शन से होता है, ये क्या पता, बालों में तो सर नहीं है अभी। बालों में नहीं है, लेकिन आप ये जो आएगा आपके हेड से आपके पलकों में आएगा। जी सर जी। ठीक है। आप कभी नोटिस करिएगा कि आपके पलकों, ये क्या नाम है, हेड में भी डैंड्रफ रहती होगी। ये तो सर अभी तो हेलो। नहीं है, लेकिन बीच में सर जैसे आप मैंने अभी सर हाँ, जैसे फ्रूट डाइट लिया था सर, 2 महीने तक लगा था, तो सर आंखों में ऐसा नहीं था, इन्फेक्शन था 2 महीने तक पहले डाल था कोई दिक्कत तो। नहीं है। आप एक बार तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप यूज कर लीजिएगा। ठीक जी है। सर। दूसरा, सोडा बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा अपने घर में उपलब्ध है। जी सर जी सर। ठीक है? मीठा सोडा है, जी सर। होता है मीठा सोडा अपने हाँ सब दुकानों पे मिलता है, सब हाँ। सब किराना की दुकानों पे। तो जी सर जी। एक जरा सा, एक चुटकी मीठा सोडा लगभग, जी सर जी। एक चम्मच में जरा सा मीठा सोडा ले लेना, पानी में घोल लेना, और जी रुई सर। से 15 मिनट पहले, नहाने से पहले उसको लगा लेना। जी ठीक है। सर। एक तो ये लगाना है, जी और सर। हफ्ते में 2 बार, आंखों के अंदर नहीं जाए। ठीक है। जी सर। जी तो सर। ये ध्यान रखना। जी और सर। दूसरा, ओक्यूपोल डी आता है, ओक्यूपोल डी लिख लीजिए आप, ओक्यूपोल डी। जी सर। रात को सोते वक्त उसको उंगली उंगली की टिप पे, आप ये जैसे उंगली की टिप है इस पे हाँ। ले लीजिए थोड़ी सी, और रात को यूं मालिश कर लीजिए पलकों पे। जी सर। हो जाए, हो जाएगी। बाकी तो फिर मेरा नंबर है ही, कोई बात हो तो पूछ ले। थैंक यू सर। हम्म। ओके, सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। और फिर से टाइम लेंगे सर का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग बहुत जिज्ञासु हैं और कुछ कुछ अपनी बातें हैं जो रखना चाहते हैं। लेकिन आज के सेशन के लिए मैं सर को आप सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद दूंगा सर। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। आपसे काफ़ी समय से टच में है, नॉलेज लेते रहते हैं, कैंप्स भी मिलके साथ करते रहते हैं। और आज का सेशन तो वंडरफुल रहा, तो सभी की तरफ से थैंक्स। और जो लोग भी चैट में सर को थैंक्स देना चाहें वो लिख सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम विंडो ओपन रखेंगे, उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं।